हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का आर इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट का मैथ का जो पैडागोजी सेक्शन होता है, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वही क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है? तो कह रहा है गणित जो है सभी विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है। ये बात जो कहने वाले हैं वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रोजर बेकन, बी है हैमिल्टन, सी है प्लेटो और डी है रसेल। तो देखिए ये बात रोजर बेकन ने कही है। कौन कहे? रोजन बेकन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए रोजन बेकर का मानना था कि गणित के बिना किसी विज्ञान को ठीक से नहीं समझा जा सकता है, ठीक ना। इसलिए यह सभी विज्ञानों का एक सिंह द्वार कहा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक, बी है सामाजिक, सी है मानसिक या व्यवहारिक और डी है धार्मिक। देखिए जो प्राथमिक स्तर पर होता है गणित का, वह मानसिक या व्यवहारिक होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वह अपने दैनिक समस्या को हल करने के लिए जैसे तौलते हैं, गिनते हैं, हिसाब करते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है, उनकी मानसिक क्षमता और तार्किक सोच का विकास भी होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। गणित शिक्षण की किस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है विश्लेषण विधि और डी है संश्लेषण विधि। कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण विधि। विश्लेषण करते हैं पहले। विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ करके, ठीक ना, अज्ञात जो निष्कर्ष होता है उसको वहाँ से शुरू करते हैं और ज्ञात की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार स्कूली गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बी है बच्चों के संसाधनों का गणितीकरण करना, सी है रोजगार के लिए सक्षम बनाना और डी है गणित के सूत्र याद करवाना। तो देखिए याद वाला शब्द जो होता है निगेटिव होता है। रोजगार के लिए सक्षम सिर्फ नहीं बनाना है, ठीक ना। बच्चों के संसाधनों का गणितीकरण करना, ये बात ठीक है, ठीक ना। क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि साफ तौर पर कहता है कि गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बच्चे की सोच, तर्क करने की शक्ति और उसके अनुभव को ही गणितीकरण करना कहलाता है, ठीक ना। रटना ये सब क्या है, इसको हटा दिया है, एनसीएफ नहीं मानता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ज्यामिति विचारों के स्तर को समझाने के लिए वैन हिले के अनुसार कितने स्तर दिए गए हैं? 3, 4, 5, 6। तो देखिए ये कुल 5 स्तर दिए गए हैं। ज्यामिति जो स्तर के जो विचार है कुल 5 स्तर बताए वैन हिली ने। कौन कौन से? जीरो जो होता है जीरो लेवल, उसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण। बी जो लेवल 1 जो होता है उससे विश्लेषण, लेवल 2 को अनौपचारिक निगमन, लेवल 3 को औपचारिक निगमन और लेवल 4 को दृढ़ता, ठीक ना। तो लेवल 0 से लेकर के मान लीजिए लेवल 0, 1, 2, 3,
4, 1 2 3 4 5, 5 लेवल है। पहले को बोला जाता है चाक्षुषीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है विजुअलाइजेशन, ठीक ना। और दूसरा होता है विश्लेषण, जिसको एनालिसिस। और तीसरा होता है, तीसरा का मतलब लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, और लेवल 3 जो होता है औपचारिक निगमन, और लेवल 4 जो होता है दृढ़ता होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एक प्राथमिक कक्षा के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया तो उसने 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे सुधारेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है उसकी कॉपी में सही उत्तर लिख देंगे, नहीं। बी है उसे 10 बार सही उत्तर लिखने को कहेंगे, ये भी नहीं। सी है मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम और स्थानीय मान की अवधारणा समझाएंगे। ठीक है, ये बात ठीक है, ठीक ना, तभी आएगा। मूर्त पदार्थों का मतलब जो वस्तु दिखाई देती है उसके आधार से उसको सिखाएंगे, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। गणित में नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है माता पिता को फीडबैक देना, बी है बच्चों की समझ में रह गई कमियों या रिक्तियों को जानना, और सी है प्रगति रिपोर्ट भरना, और डी अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न बनाना। तो देखिए, नैदानिक का मतलब जो होता है जो समझ, बच्चों की जो समझ में रह गई कमियां होती है उसको जानना, ठीक ना। जब उसको जानेंगे तभी तो उसका उपचार करेंगे, ठीक ना। उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसको बोला जाता है रेमेडियल टीचिंग, ठीक ना। जैसे मान लीजिए नैदानिक परीक्षण का काम जैसे डॉक्टर की तरह बीमारी का पता लगाना होता है, उसके बाद इसी तरह मान लीजिए शिक्षक यह जान पाता है कि बच्चे को गणित के किस विषय विशेष हिस्से या नियम को समझने में दिक्कत आती है, उसके बाद उसका उपचार करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जियो बोर्ड किसके जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए एक प्रावधान है या प्रभावी साधन होता है, ठीक ना। तो संख्या प्रणाली और गिनती, भी है ज्यामिति आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं, और डी और सी है द्विआयामी 2D और त्रिआयामी 3D आकृति में अंतर करना, और डी है भिन्न की अवधारणा। तो जो जियो बोर्ड होता है ना, उसको हम समझते क्या होता है। मान लीजिए जियो बोर्ड एक लकड़ी या प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसमें कीले लगे होते हैं। इस पर रबड़ बैंड फंसाकर एक त्रिभुज, वर्ग, आयत जैसे 2D ज्यामितीय आकृतियों को एक आसानी से पहचानने के लिए और उनके गुणों को समझने के लिए ये बना करके सीखा जाता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषता के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गणित का जादू पुस्तक का प्राथमिक स्तर पर समावेशन करने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर गणित को बहुत कठिन बनाना, गलत। बच्चों को खेल खेल में और आनंदमय तरीके से गणित सिखाना, वो भारी बोझ बस्तर नहीं, ये केवल चित्र वाला तो एकदम नहीं, केवल दे दिया है ना, केवल नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। आगमन विधि का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि आगमन विधि का सही क्रम क्या है, ठीक ना। तो आगमन विधि पहले तो होता है उदाहरण, फिर उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, सामान्यीकरण, फिर उसके बाद सत्यापन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 11। अशिक्षित दुकानदारों द्वारा उपयोग की जाने वाले गणित के बारे में क्या सही है? जो मान लीजिए दुकानदार पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए। ऑप्शन नंबर ए गणित कक्षा में बिल्कुल उपयोगी नहीं है, गलत बात। बी है इसकी प्रकृति बहुत ही अस्पष्ट है, ये भी गलत।
प्रकृति स्पष्ट होती है, जो होता है एकदम क्लियर होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि मतलब इतना आ सकता है, उसको मतलब 4 है तो 4 ही रहेगा, 2 2 4 आएगा तो 4 ही होगा, ये नहीं कि 5 हो सकता है, कभी नहीं। और सी है, गणितीय कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा इसे एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना, ये भ्रमित तो नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बच गया, तो यही सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। गणितीय खेल और पहेलियाँ किसमें मदद करते हैं? देखिए पहले दिया है 3 ऑप्शन, उसके बाद उसका आंसर। तो गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, ठीक है, तो किया जाएगा। दूसरा है गणित और दैनिक विचारों संबंध स्थापित करने में भी, ठीक है। कक्षा को अनुशासित रखने में, नहीं, कक्षा को अनुशासित रखने वाली बात नहीं होती गणित में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 कहाँ पर दिया है? 1 और 2 यहाँ दिया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। कक्षा 4 के छात्रों को यह समझाने के लिए कि, ये क्या है भाई, सही करना पड़ेगा ना। यह जो है ना 1/10 है, क्या है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 1/10 और 1/100, ठीक ना, में बड़ा है, कराए 1/10 और 1/100 में बड़ा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सबसे उपयुक्त है। कह रहा है कि कक्षा 4 के छात्रों को समझाने के लिए कि 1/10 और 1/100 में कौन बड़ा है, ठीक ना। तो कैसे प्रयोग करेंगे, बता रहे कि 1/10 तो बड़ा है, लेकिन कैसे समझाएंगे। तो ये देखिए, जो समझाएंगे हम संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर के माध्यम से, ठीक ना, बताएंगे कि यह कोई पेपर है और एक कोई पेपर है, ठीक ना। तो इसमें 10 भाग सिर्फ करना है इस पेपर का, और इसमें 100 भाग करना है, तो कौन बड़ा होगा? यही वाला बड़ा होगा ना, 10 भाग वाला, तो वही इस तरह समझाएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है, ये दर्शाती है कि बच्चे लापरवाह है। बी, ये शिक्षकों को बच्चों को डांटने का मौका देती है। सी, ये बच्चों की सोच के तरीके को समझने में शिक्षक की मदद करती है। और डी है, गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता। ये बात तो सही है, कोई स्थान नहीं होता है, और ये लापरवाही तो होगा नहीं, ये डांटने का मौका वाली बात हो नहीं। बचा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बच्चों की सोच के तरीके को समझने में शिक्षक की मदद करती है। ये प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है जो छात्र के शैक्षणिक और सशैक्षणिक दोनों पक्षों को मापती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा, मौखिक परीक्षा, गृह कार्य जांचना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के साल भर में, जो साल भर के मानसिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का लगातार मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, गणित की अपनी भाषा होती है, चिन्ह सूत्र, ये बात तो ठीक है। गणित तार्किक होती है, ये भी ठीक है। गणित और धारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है, ये भी तो ठीक है, अमूर्त होती है। जैसे मान लेंगे, माना 4 सेब है, तो दिख तो नहीं रहा है लेकिन मान लिया गया, तो वो अमूर्त ही है ना। और तब इसका मतलब केवल शब्द आ गया, तो यहीं से निगेटिव होगा, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में कक्षा संरक्षण की समझ विकसित कर लेता है? तो ऑप्शन नंबर 1 संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में
संख्या संरक्षण की समझ विकसित कर लेता है। जब संख्या संरक्षण की समझ को विकसित कर लेगा तो इसका मतलब है कि वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया है, ठीक ना। जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बच्चा समझ जाता है कि आकार आकृति, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 हो गया। 18 देखेंगे। गणित की भाषा में शामिल है पद, प्रत्यय, सूत्र और संकेत, उपरोक्त सभी। पद भी होता है, कंसेप्ट भी होता है और सूत्र और संकेत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रत्यय जैसे लाभ और हानि, संकेत आपको पता ही है। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। ऑप्शन नंबर 19 से उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को अतिरिक्त गृह कार्य देना, बी है मेधावी छात्रों को पढ़ाना, सी है नैदानिक परीक्षण के बाद छात्रों की कमजोरी को दूर करते हुए दोबारा पढ़ाना। ये बात बिल्कुल सही है। उपचारात्मक में क्या होता है कि जो कमजोरी होती है उसको जानेंगे। नैदानिक का मतलब होता है कि पहले जानना, जैसे डॉक्टर जानेगा ना कि उसको कौन बीमारी है उसके बाद उपचार करेगा ना, उसी तरह पहले शिक्षक जानेगा कि ये किस में कमज़ोर है, किस चीज़ में कमज़ोर है, उसके बाद उसके बारे में उसको शिक्षण देगा। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर लाक, हागबेन, डटन, बेकन। तो यह बात हांगबेक कहे थे, ठीक ना। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, हागबेन के द्वारा कहा गया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा में भिन्न की अवधारणा को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है a/b के रूप में भिन्न लिखेगा, जहां b यानी कि 0 हो। इसको देखना है क्या लिखा है, रुक जाइए इसको देखते हैं। यह जो है b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। b है बच्चों के आसपास की वस्तुओं के पूर्ण के भागों के रूप में पहचान कराएगा, जैसे सेब या रोटी को आधा काटना। और सी है विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान कराएगा। और डी है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना या निकालना सिखाएगा। बहुत गर्मी हो रही है ना, नरक हो गया है समय। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों के आसपास के वस्तुओं के पूर्ण के भागों के रूप में पहचान कराएगा, जैसे सेब या रोटी को आधा काटना, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। गणित शिक्षण की खोज विधि के जनक कौन है। तो देखिए जो खोज विधि के जनक कौन है पूछ रहा है, तो यह जो है आर्मस्ट्रांग है। कौन है, आर्मस्ट्रांग, ठीक ना। ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक ना। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि दिया है। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। सूत्र विधि, प्रदर्शन विधि, खेल विधि, व्याख्यान विधि। तो देखिए इसमें जो प्रदर्शन विधि ये सबसे अच्छी मानी जाती है। रेखा गणित की में क्या होता है कि बेलन, शंकु, वृत्त को चार्ट या मॉडल या सीधे दिखा करके प्रदर्शन करके समझाने का सबसे कारगर होता है, जिससे बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। गणित में अबाकस का प्रयोग मुख्य रूप से किस कक्षा के बच्चों के लिए उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 गिनती सीखने के लिए, इसके लिए तो है स्थानीय मान निकालने के लिए अबाकस का प्रयोग होता है। सी है जटिल बीजगणितीय समीकरण को हल करने के लिए, इसके लिए ये नहीं होता है, ठीक ना।
जोड़ घटाव के लिए भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नहीं वाला लगाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? तो जॉन लॉक, प्लेटो, रसेल, गैलीलियो। ये जो है जॉन लॉक का है, ठीक ना। किसका है? जॉन लॉक का है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार समीकरण हल करना गणित के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान, बी अवबोधन या समझ, सी अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग और डी है कौशल। तो देखिए ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार जो होता है, जब बच्चा सीखे गए नियमों और सूत्रों का उपयोग करके किसी नई समस्या या समीकरण को हल करता है तो वह अपने ज्ञान का अनुप्रयोग कर रहा होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। डिसकैलकुलिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित विकार है? तो देखिए जो डिसकैलकुलिया होता है गणितीय गणना से संबंधित होता है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में गणित में होता है, ठीक ना, ऐसे याद कर लेना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों, काल्पनिक। तो देखिए वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में समानुपात और आकार की समझ विकसित करने के लिए टैनग्राम का उपयोग किया जाता है। टैनग्राम क्या है? तो देखिए ये एक चीनी पहेली जिसमें विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़े होते हैं, ठीक ना, यही है टैनग्राम कहलाता है, ठीक ना। टैनग्राम एक पुरानी चीनी पहेली है जिसमें 7 ज्यामिति के टुकड़े होते हैं, जैसे त्रिभुज, वर्ग, ये सब मिलाकर कुल 7 होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या करता है, जोड़कर बच्चे अलग अलग जानवरों, इंसानों या आकारों की आकृति बनाते हैं जिनमें यह स्थान को समझाया जाता है इसमें, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन। यदि कोई छात्र गणित के प्रति बहुत अधिक भयभीत रहता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखिए जो संभावित कारण हो सकता है, गणित की संचाई प्रकृति और प्राथमिक स्तर पर खराब अनुभव, बी है छात्र की कम बुद्धिमत्ता, सी है गणित का केवल तो ये तो गलत, गणित की संचयी प्रकृति और प्राथमिक स्तर पर खराब अनुभव, ये बात सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं कल 6:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।